गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 ज्योग्राफी की सेकंड बुक का 9वां लेसन भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास का अध्ययन करेंगे। नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों का एक अंग है। आपने इस शब्द का प्रयोग अपनी परीक्षा अथवा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए की गई तैयारी के संदर्भ में किया होगा। इसमें सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। यद्यपि यह एक शब्द व्यापक है, परंतु इस अध्याय में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया है। अतः उस तीर और तुक्का विधि से भिन्न है, जिसमें सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता है। सामान्यतः नियोजन के दो उपागम होते हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसको लागू करना। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं तो कुछ पिछड़े हुए हैं। विकास का यह असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाएं तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाएं। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती है। लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभवों से ये महसूस किया गया है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित हो रहा है। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। लक्ष्य क्षेत्रों की ओर इंगित कार्यक्रम के कुछ उदाहरणों में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्था, सीमांत किसान विकास संस्था आदि कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, जो वर्तमान उत्तराखंड है, मिकिर पहाड़ी और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले शामिल हैं। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? जिससे सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं। स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना, अंत प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना। पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकीय और सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए
स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए हैं। अब आता है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में हमारा देश कहीं न कहीं सूखा रह जाता है, क्योंकि हमारे देश का क्षेत्रफल काफ़ी लंबा चौड़ा है और ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से मानसून सारे भारत में समान वर्षा नहीं करती। तो सूखे से निपटने के लिए ये सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनाया गया है। इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसके कार्यक्रम को और विस्तृत किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चरागाह विकास, आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की, जिसमें यह पाया गया कि यह कार्यक्रम मुख्यतः कृषि तथा इससे संबद्ध सेक्टरों के विकास तक ही सीमित है और पर्यावरणीय संतुलन पुनः स्थापन पर इसमें विशेष बल दिया गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं, जिससे पारिस्थितिकी निम्नीकरण हो रहा है। अतः सूखा संभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों का विकास करने की अन्य रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाना शामिल है। सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकी संतुलन पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। अब यहाँ देखिए केस स्टडी है कि भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल हैं। ये 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है। ये इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है। इस समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं तथा गद्याली भाषा में बात करते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है, आधारभूत संसाधन कम है और पर्यावरण भंगुर है। कठोर जलवायु का मतलब कि बहुत अधिक ठंड वहाँ पर होती है, जहाँ रहना मुश्किल होता है। इन कारकों ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 थी, अर्थात 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति के भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया गया है और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही है। इनका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और इससे संबद्ध क्रियाएं जैसे भेड़ और बकरी पालन है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना की योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना प्रारंभ हुई।
और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का दर्जा मिला। इस क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास को बढ़ावा देना। यहाँ ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं कि सीढ़ीदार कृषि, पारंपरिक विधि द्वारा गेहूं निकालना, भरमौर क्षेत्र में आवासीय परियोजनाएं। ये भरमौर जनजातीय क्षेत्र का मानचित्र भी आपकी बुक में दिया हुआ है। इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। परंतु हौली और खनिज क्षेत्र में रावी नदी के साथ साथ बसे गांव अवसंरचना विकास से सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। तुंदा और कुगती क्षेत्रों के दूर दराज के गांव अभी भी इस विकास परिधि से बाहर हैं। तो पार्ट फर्स्ट में आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम पार्ट सेकंड में करेंगे।